हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संस्कृत योग दर्शन और अभ्यास के बारे में। तो आज की ये वीडियो एनईपी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इट डजेंट मैटर आप किस सेमेस्टर में हो, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट है तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपका एक कॉमन डाउट क्लियर करना चाहूँगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इसका ये जो सब्जेक्ट है इसका नाम ही संस्कृत है, तो क्या हमें जो अपने आंसर्स है उसे संस्कृत में लिखना होगा, क्या ये संस्कृत का सब्जेक्ट है। तो मैं आपको ये डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि जो सब्जेक्ट है इसके आंसर्स या तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो या फिर आप हिंदी में लिख सकते हो, आपको संस्कृत में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बड़ा आपको ये डाउट क्लियर हो जाता है कि आपको अपने आंसर्स को एग्जाम में इंग्लिश या फिर हिंदी में लिखना होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही कंटेंट को प्रोवाइड करने वाला हूँ। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिलेबस के अंदर टोटल आपको 3 यूनिट्स पढ़नी है और हर एक यूनिट्स के अंदर दो चैप्टर्स हैं, दो लेसन्स हैं जिन्हें आपको डिटेल में समझना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट के बारे में। तो यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है योग, आसन, प्राणायाम एवं ध्यान। तो इस यूनिट के अंदर बेसिकली आपको सबसे पहले समझना है योग परंपरा के इतिहास के बारे में, यानी किस तरीके से योगा की शुरुआत हुई। इसके बाद हमें समझना है आसन, प्राणायाम और ध्यान के बारे में, जो कि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड के बारे में। तो यूनिट सेकंड है जिसका नाम है पतंजलि योग सूत्र तथा चक्र। तो इस यूनिट के अंदर बेसिकली आपको पतंजलि योग सूत्र के प्रथम जो 2 सूत्र हैं उनको समझना है, क्योंकि इन्हीं 2 सूत्रों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके साथ ही आपको समझना है चक्र साधना के बारे में, बिकॉज इसके ऊपर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं यूनिट थर्ड के बारे में। तो यूनिट थर्ड है आसन और प्राणायाम का ज्ञान। तो इसके अंदर बेसिकली आपको सूर्य नमस्कार और नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में समझना है, क्योंकि इसी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिलेबस को समझने के बाद चलिए हम समझते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि आपका ये जो पेपर होता है टोटल 70 नंबर का आपका ये पेपर आता है, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। टोटल आपको 2 घंटा 30 मिनट दिया जाता है इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। पार्ट ए 30 मार्क्स का होता है और पार्ट बी 40 मार्क्स का होता है, जिसमें पार्ट ए के अंदर टोटल आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस के आंसर ही अटेम्प्ट करने होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पार्ट ए में टोटल आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन करना कंपलसरी होगा और बाकी जो 3 क्वेश्चंस हैं इनमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन 10 मार्क का होता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। तो पार्ट बी टोटल 40 नंबर का होता है, जिसमें से टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं और इन 5 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होता है और हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस क्वेश्चन पेपर को या तो आप इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकते हो या फिर हिंदी में, किसी भी एक लैंग्वेज में आपको अपना आंसर लिखना होता है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट बाय यूनिट, हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, और इसके साथ ही उसके आंसर्स को समझेंगे, जिससे कि हम अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम है योग, आसन, प्राणायाम एवं ध्यान। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि आसन यानी योगा करने के क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके बारे में बताइए। तो सिंपली अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आप यही देखोगे कि अलग अलग तरीके से इसके इम्पोर्टेंस के बारे में ही पूछा जा रहा है। जैसे योगा अभ्यास में आसन क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बताइए। बेसिकली हमें आसन के बारे में बताना है, आसन के क्या क्या लाभ हैं, इसको विस्तार से समझाइए।
तो इसी चीज़ को हमें अपने आंसर में बताना है। तो सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे जिसमें हम बताएंगे कि आसन योग का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें हम शरीर को एक बहुत ही स्थिर और आरामदायक सिचुएशन में रखते हैं। ये ना केवल शरीर को मजबूत बनाता है बल्कि मन को शांत और संतुलित भी करता है। तो ये तो हमने एक आसन का छोटा सा इंट्रोडक्शन समझा था। तो चलिए हम बात करते हैं इसके मीनिंग के बारे में। आसन, इसका मतलब होता है बैठना या स्थिर रहना। योग में इसका मतलब है एक ऐसी स्थिति जिसमें शरीर आराम से स्थिर रहे और मन शांत हो जाए। सो आई होप आपको आसन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं आसन की कुछ परिभाषाओं के बारे में कि किन किन विद्वानों ने कैसी कैसी डेफिनेशन दी है आसन को लेकर। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पतंजलि जी के बारे में। पतंजलि के अनुसार आसन वो है जिसमें शरीर स्थिर और आरामदायक स्थिति में रहे। और वहीं दूसरी तरफ योग शास्त्र के अनुसार आसन शरीर को मजबूत और लचीला बनाता है और मन को एकाग्र करता है। और आधुनिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें आसन को, तो आसन एक वैज्ञानिक तरीका है जिससे शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। तो ये सभी आसन की कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि मैंने आपको प्रोवाइड किए। आपको क्या करना है, आपको आपके एग्जाम में इनमें से एक या दो डेफिनेशंस को जरूर लिख के आना है, क्योंकि अगर आप अपने एग्जाम में डेफिनेशंस को लिखते हो तो एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और वो आपको अच्छे मार्क्स देता है। तो मेक श्योर आप अपने एग्जाम में डेफिनेशंस को जरूर लिखें। तो चलिए हम बात करते हैं योगा या फिर आसन के महत्व के बारे में या फिर लाभ के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आसन या योगा के क्या क्या लाभ हैं या फिर इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में बताइए। या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है योगा अभ्यास में आसन महत्वपूर्ण है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। या फिर आपके एग्जाम में पूछा जाता है मानव जीवन के उद्धार में योगा की क्या भूमिका है, मतलब योगा का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में समझाइए। तो अगर आप किसी भी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका आंसर सेम रहेगा, योर आंसर विल बी सेम, जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आसन या फिर योगा के महत्व के बारे में, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसे समझते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि योगा या फिर आसन करने से शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। तो इसका पहला सबसे बड़ा फायदा यही है। इसका अगला फायदा है मानसिक शांति और तनाव कम होता है। इसके साथ ही एकाग्रता और स्मरण करने की शक्ति यानी मेमोरी जो पावर होती है वो भी इंक्रीज होती है। और इसके अलावा ऊर्जा और फुर्ती में भी वृद्धि होती है, मतलब आप पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो और पहले से ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और इसके साथ ही योगा करने से वजन और मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है। और इसके अलावा हृदय और श्वसन स्वास्थ्य में सुधार होता है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि योगा करने से मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनता है और इसके अलावा आध्यात्मिक विकास में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से जो आसन है या फिर आप कह सकते हो जो योगा है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें कितने बेनिफिट्स होते हैं योगा या फिर आसन करने से। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार के बारे में कि आखिर किस तरीके से अगर आप योगा करते हो या फिर आप आसन करते हो तो इससे जो आपका शरीर है वो स्वस्थ रहता है, हेल्थी रहता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आसन करने से शरीर की मांसपेशियां और जोड़ मजबूत और लचीले बनते हैं। रक्त संचार बेहतर होता है जिससे शरीर के सभी अंग सही तरीके से काम करते हैं, यानी जो ब्लड फ्लो होता है वो अच्छी तरीके से काम करता है जिससे कि शरीर के हर एक अंग तक, हर एक बॉडी पार्ट तक ब्लड पहुंचता है और शरीर सही तरीके से काम करता है। और इससे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हमें बीमारियां कम होती है। तो नेक्स्ट है योगा मानसिक शांति प्रदान करता है और तनाव को कम करता है। मतलब आसन और नियंत्रित श्वास से मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, तनाव, चिंता और मानसिक थकान कम हो जाती है। इससे व्यक्ति रिलैक्स और सकारात्मक महसूस करता है, यानी पॉजिटिव फील करता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आसन है वो एकाग्रता और स्मरण शक्ति में सुधार करता है, यानी ये फोकस बढ़ाता है और मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है। तो मैं आपको बता दूं कि आसन से दिमाग शांत और केंद्रित बनता है, ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ती है जिससे पढ़ाई और काम आसान हो जाता है। और इसके साथ ही याद करने की जो शक्ति है वो बेहतर हो जाती है, यानी जो मेमोरी पावर है वो बेटर बन जाती है। तो इसका अगला बेनिफिट है ऊर्जा और फुर्ती में वृद्धि। मतलब आसन शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाता है जिससे कि थकान कम होता है और शरीर हल्का
और सक्रिय महसूस होता है। इससे व्यक्ति पूरे दिन काम करता है, जिससे कि उसे थकान भी बहुत कम होती है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वजन और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में आसन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब आसन करने से शरीर की कैलोरीज खर्च होती है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे कि चर्बी कम होने लगती है और इससे जो वजन होता है वो भी बैलेंस हो जाता है और जो शरीर का फैट है वो कम हो जाता है, और जिसकी वजह से जो शरीर है वो फिट बनता है, तंदुरुस्त शरीर बनता है, शरीर हेल्दी रहता है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आसन हृदय और श्वसन स्वास्थ्य में सुधार करता है। मतलब आसन से फेफड़े अधिक ऑक्सीजन लेते हैं और मजबूत होते हैं, हृदय की कार्य क्षमता बढ़ती है और रक्त संचार अच्छा हो जाता है। इससे शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बन जाता है। तो नेक्स्ट है मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाता है। मतलब आसन मन को शांत और स्थिर बनाते हैं, क्रोध, चिंता और नकारात्मक सोच कम होती है, यानी जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो कम होने लगते हैं और इससे व्यक्ति अधिक धैर्यवान और सकारात्मक बनता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आसन है वो आध्यात्मिक विकास में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब आसन शरीर और मन को ध्यान के लिए तैयार करता है। मन स्थिर होने से आत्म जागरूकता बढ़ती है और इससे व्यक्ति अंदर से शांत और संतुलित महसूस करता है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि आसन हमारे शरीर और मन दोनों को स्वस्थ, शांत और संतुलित बनाता है। इसीलिए रोज योगा अभ्यास करना हमारी लाइफ को इजी, हैप्पी और बेटर बनाता है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वीरे स्टडी पॉइंट, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही चीज़ें पूछी आ रही है कि योग के इतिहास के बारे में बताइए और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में बताइए। मतलब योगा का किस तरीके से विकास होता है और किस तरीके से इसका विस्तार होता है टाइम टू टाइम के अकॉर्डिंग किस तरीके से योग का हमें विकास देखने को मिलता है। बेसिकली हमें अपने आंसर में इन्हीं चीज़ों को बताना है। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि योग दर्शन भारतीय दर्शन की बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण शाखा है। इसका मुख्य उद्देश्य मानव के शरीर, मन और आत्मा का विकास करना है। योग की जड़ें वेदों, उपनिषदों और भगवत गीता में मिलती है और महर्षि पतंजलि ने इसे व्यवस्थित रूप में दिखाया है। इसके अलावा योग हमें अनुशासन, संतुलन और आत्म जागरूकता और शांति का मार्ग दिखाता है। तो आइए हम बात करते हैं योग के अर्थ के बारे में, यानी योगा का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका मतलब है जोड़ना या मिलाना। इसका मतलब सिर्फ शरीर को मोड़ना नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाना है। योग का असली मतलब है आत्मा का परमात्मा से मिलन और चेतना का विकास करना। तो चलिए हम देखते हैं योग से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे विद्वान हैं जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी है योग को लेकर, योगा को लेकर। तो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग योग क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग योग का अर्थ है मन के विचारों को कंट्रोल में करना। इसके बाद आइए हम बात करते हैं भगवत गीता में योग के बारे में क्या कहा गया है। तो भगवत गीता में बताया गया है कि योग का मतलब है अपने कामों को कुशलता और बिना फल की चिंता के करना ही योग है। इसके बाद चलिए हम देखते हैं जो हमारे पुराने उपनिषद होते हैं वो योग के बारे में क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि योग वो साधना है जिससे हम अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल में करते हैं। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं उनके अकॉर्डिंग योग क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि स्वामी विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग योग वो तरीका है, वो मेथड है जिससे हम अपने अंदर की जो शक्तियाँ हैं, जो पावर्स हैं, उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन्हें रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि अलग अलग विद्वानों और उपनिषदों में मिली गई हैं योग के बारे में। तो आपको क्या करना है, अपने एग्जाम में इनमें से 2 से 3 डेफिनेशंस को जरूर मेंशन करना है, क्योंकि अगर आप अपने एग्जाम में डेफिनेशंस भी बताते हो तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि जो टीचर है वो आपको अच्छे मार्क्स दें। ये मार्क्स बढ़ाने का एक तरीका है। तो डेफिनेशंस को आपको मैंडेटरी है
कि आप डेफिनेशंस को अपने एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर लिख के आना। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि योग आखिर है क्या। इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था और योग का मतलब क्या होता है, और हमने इसके बाद पढ़े योग के कुछ परिभाषाओं के बारे में, कुछ डेफिनेशंस के बारे में, जो कि हमें काफ़ी सारे उपनिषदों से मिलती है और काफ़ी सारे जो विद्वान हैं उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दिए, उसके बारे में अभी हमने बात की। तो आइए अब हम बात करते हैं योग परंपरा के इतिहास के बारे में, यानी योगा के हिस्ट्री के बारे में, यानी किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है और टाइम टू टाइम ये चेंज होते रहता है और किस तरीके से अब योगा का विकास हुआ है, इसको हमें समझना है। तो इसकी स्टार्टिंग होती है पूर्व वैदिक काल से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये योग का सबसे प्रारंभिक चरण था, मतलब ये था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से योगा की शुरुआत होती है और इस टाइम पर योग किसी भी नियम या ग्रंथ में बंधा नहीं था। लोग प्रकृति के साथ रहते थे और ध्यान, मौन, तप और आत्मचिंतन के माध्यम से आंतरिक शांति को प्राप्त करते थे। और इस टाइम पर योग जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा था, ना कि कोई अभ्यास का तरीका था। मतलब ये उनके डे टू डे लाइफ का एक छोटा सा पार्ट था। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मोहनजोदाड़ो की मोहरों में ध्यान मुद्रा ये दिखाती है कि उस टाइम पर भी योग का ज्ञान मौजूद था। तो इसके बाद टाइम आता है वैदिक काल का, और इस टाइम पर योग का संबंध धार्मिक और आध्यात्मिक क्रियाओं से जोड़ा गया। वेदों में यज्ञ, तप, ब्रह्मचर्य और ध्यान का उल्लेखन मिलता है, जिससे ये क्लियर होता है कि योग साधना का एक हिस्सा था। और उस टाइम पर ऋषि मुनि इन क्रियाओं के माध्यम से आत्मशुद्धि और ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करते थे। और इसके साथ ही उस टाइम पर योग का मुख्य उद्देश्य केवल शरीर नहीं बल्कि मन और आत्मा का विकास भी करना था। और इसके बाद टाइम आता है औपनिवेशिक काल का। इस टाइम पर योग को गहराई से समझा गया और इसे आत्मज्ञान का साधन माना गया। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा और मोक्ष की अवधारणाएं विकसित हुई और इसी टाइम पर ध्यान, प्राणायाम और इंद्रियां नियंत्रण के द्वार मन को स्थिर करने पर जोर दिया गया। मतलब इसी टाइम पर ध्यान, प्राणायाम और इंद्रिय नियंत्रण के द्वारा मन को स्थिर कैसे किया जाए, इस पर जोर दिया गया है। और इस टाइम पर योग का जो मुख्य लक्ष्य था वो आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव करना था। इसके बाद टाइम आता है दार्शनिक काल का, जिसे हम पतंजलि काल भी कहते हैं। और इस टाइम पर योग को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप मिला। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र लिखकर योग को स्पष्ट नियमों और सिद्धांतों में प्रस्तुत किया, यानी पेश किया। उन्होंने अष्टांग योग, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये सभी चीजें शामिल थी, तो ये सारी चीजों की उन्होंने अवधारणाएं दी, कॉन्सेप्ट विकसित किया। इसके बाद टाइम आता है मध्यकाल का, जिसे हम हठ योग काल भी कहते हैं। और इस काल में योग का शारीरिक पक्ष अधिक विकसित हुआ, जिसे हठ योग कहा गया। मतलब इस टाइम पर फिजिकल बॉडी पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। हठ योग में आसन, प्राणायाम, मुद्रा और शुद्धि क्रियाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाकर ध्यान के लिए तैयार करना था। और इसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में योग ने विश्व भर में अपनी पहचान बनाई और बहुत ही लोकप्रिय हुआ, बहुत ही पॉपुलर हुआ पूरे वर्ल्ड वाइड। अब वो कैसे हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने योग को विदेशों में फैलाया और इसे विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। बाद में कई योगाचार्यों ने इसे वैज्ञानिक और व्यवहारिक रूप दिया और आज योग स्वस्थ, तनाव प्रबंधन और बेहतर जीवन शैली के लिए दुनिया भर में अपनाया जा रहा है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि योग का इतिहास हमें इसकी प्राचीनता और महत्व को समझाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जीवन को संतुलित और सफल बनाने का एक मार्ग है। इसीलिए योग सिर्फ व्यायाम नहीं, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है, एक मेथड है जो कि हमें अंदर से मजबूत और शांत बनाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्राणायाम के ऊपर। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि प्राणायाम के क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में बताइए, प्राणायाम को संक्षिप्त में बताइए, इसको विस्तार से टिप्पणी कीजिए। कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे आते हैं। अब इसके जो आंसर है वो मैं आपको अपने इस पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। देखिए टाइम कम है
और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियो को एक बार वॉच कर लीजिए, उसके बाद पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आए कम टाइम के अंदर। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे आते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे 2 ही चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा है। वो है पतंजलि का जो योग सूत्र है, इसमें काफ़ी सारे योग सूत्र हैं, लेकिन इनमें से जो 2 योग सूत्र हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वो है पतंजलि का प्रथम योग सूत्र और पतंजलि का दूसरा योग सूत्र। ये दोनों ही योग सूत्र काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में इन्हीं दोनों योग सूत्र के ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आप अगर इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आपको ये कंफर्म होगा कि इन सभी क्वेश्चंस में किसी किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा आ रहा है कि पतंजलि के योग सूत्र के पहले योग सूत्र की व्याख्या कीजिए। और कभी कभी आपके एग्जाम में पतंजलि के योग सूत्र का दूसरा जो सूत्र है वो पूछा जाता है कि उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको ये दोनों ही योग सूत्र अच्छे से आने चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। तो आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित योग सूत्र भारतीय दर्शन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, यानी एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। और इसमें टोटल 195 सूत्र हैं, जिनमें योग के सिद्धांत और अभ्यास के बारे में बताया गया है। यानी इन योग सूत्रों में किसके बारे में बताया गया है, योग के सिद्धांत और अभ्यास के बारे में बताया गया है कि जो योग यानी जो योगा के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं और उसको प्रैक्टिस करने के क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके से उसका अभ्यास किया जाता है, इसके बारे में बताया गया है। योग सूत्र के पहले 2 सूत्र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें टोटल 195 सूत्र हैं, काफ़ी सारे सूत्र हैं, लेकिन इन सभी में जो पहले 2 सूत्र हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और उन्हीं के ऊपर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि ये जो सूत्र हैं, जो प्रथम और जो दूसरा, जो शुरुआत के 2 सूत्र हैं, ये बताते हैं कि योग क्या है और कैसे शुरू करना चाहिए, किस तरीके से हमें योग को शुरू करना चाहिए। यानी यहाँ पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा योग के बारे में, योगा के बारे में। ये दोनों सूत्र पूरे योग दर्शन की नींव माने जाते हैं, यानी जो पूरा योग दर्शन है इसका बेस माने जाते हैं। इसीलिए ये दोनों ही योग सूत्र काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें चलिए हम सबसे पहले समझते हैं योग सूत्र के प्रथम सूत्र के बारे में, जो कि है अथ योगानुसारम। तो अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करें तो इस सेंटेंस का मतलब है अब योग का अनुशासन प्रारंभ होता है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं शब्दार्थ विश्लेषण के बारे में, यानी ये जो सेंटेंस है इसका हर एक वर्ड हमें क्या बताता है। जैसे स्टार्टिंग में है अथ, अथ का मतलब होता है अब, मतलब इसका मतलब ये है कि अब एक नई और अच्छी शुरुआत हो रही है, यानी जब आप तैयार हो जाओ तब योग शुरू करो। इसका दूसरा वर्ड है योग, इसका मतलब है शरीर, मन और आत्मा का संतुलन यानी बैलेंस। और लास्ट में जो वर्ड छिपा हुआ है वो है अनुशासनम, इसका मतलब है नियम और सही तरीके से अभ्यास करना, यानी सही तरीके से प्रैक्टिस करना। तो ये इसका शाब्दिक विश्लेषण अर्थ है। जैसे कि हमने देखा हर एक वर्ड को तोड़ के उस वर्ड का क्या मीनिंग है, इसे भी हमने डिटेल में समझ लिया। चलिए अब बात करते हैं इसकी व्याख्या के बारे में कि यानी ये जो सेंटेंस है ये क्या डिस्क्राइब करता है, ये क्या बताता है, उसे थोड़ा सा और इलेबोरेट करके समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रथम सूत्र है ये हमें ये सिखाता है कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, यानी सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये एक व्यवस्थित जीवन शैली है जिसे सही तरीके से अपनाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सूत्र हमें बताता है कि योग कोई सामान्य चीज़ नहीं है, यानी कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, इसे सही नियम और अनुशासन के साथ करना चाहिए।
जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, पढ़ाई बिना नियम के नहीं होती, ठीक वैसे ही योग भी बिना अनुशासन के सफल नहीं होता, बिना डिसिप्लिन के सफल नहीं होता। तो चलिए हम बात करते हैं इस सूत्र के इम्पोर्टेंस के बारे में, इसके महत्व के बारे में। तो ये सूत्र हमें बताता है कि योग की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि आपके अंदर से होती है। योग की शुरुआत बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक तैयारी से होती है और इसमें डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स डिसिप्लिन रहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो ये जो सूत्र है ये हमें ये बताता है कि योग एक जीवन शैली है, ना कि सिर्फ एक्सरसाइज है। ये हमारे डे टू डे लाइफ का एक पार्ट है, ना कि सिर्फ एक्सरसाइज है। ये हमें ये बताता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बस ये सोचते हैं कि योग सिर्फ एक नॉर्मल सी एक्सरसाइज है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है बल्कि ये एक जीवन शैली है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये सूत्र योग दर्शन का द्वार खोलता है। सो आई होप अब आपको योग दर्शन के जो प्रथम सूत्र है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके दूसरे सूत्र को भी अच्छे से समझते हैं। तो इसका दूसरा सूत्र है योग चित्त वृत्ति निरोधः। तो चलिए हम पढ़ते हैं, इसके अर्थ के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इस वर्ड का मतलब है योग मन की चंचल वृत्तियों का निरोध है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपका जो मन है वो चंचल है, यहाँ वहाँ भटकता रहता है, लेकिन अगर आप योग करते हो तो आप अपने मन पर कंट्रोल पा सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं इसके शाब्दिक विश्लेषण के बारे में, यानी इसके हर एक वर्ड को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि इसका हर एक वर्ड हमें क्या बताता है। तो इसमें सबसे पहला वर्ड है योग। इसका मतलब है एकत्व की अवस्था। और इसका दूसरा वर्ड है चित्त। इसका मतलब है हमारा मन, यानी जो हमारे थॉट्स होते हैं इसी को कहते हैं चित्त। थर्ड वर्ड है वृत्ति। वृत्ति का मतलब है मन के विचार, कल्पनाएं, भावनाएं, जो भी हमारी इमेजिनेशन होती है, जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, इसका मतलब है वृत्ति। लास्ट वर्ड है निरोध। निरोध का मतलब होता है कंट्रोल पाना, उसे शांत करना। तो चलिए अब हम इस वर्ड को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके समझते हैं, इसकी व्याख्या को समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब मन के सारे विचार शांत हो जाते हैं वही योग है। मतलब हमारा मन हमेशा भागता रहता है, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, तो कभी बेकार के ख्याल सोचता रहता है। योग हमें सिखाता है कि मन को कैसे शांत किया जाए, कैसे उसको कंट्रोल में किया जाए। क्योंकि जब मन शांत हो जाता है तो व्यक्ति वर्तमान में जीता है, ध्यान में स्थिर हो जाता है और अपने वास्तविक स्वरूप को आइडेंटिफाई कर पाता है, पहचान पाता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे आप किसी झील या अपने एक बाल्टी में पानी भरना, और अगर उसमें आप हलचल करोगे, पानी अगर स्थिर नहीं है और उसमें अगर आप अपना चेहरा देखते हो तो वो साफ क्लियर विजिबल नहीं होगा। लेकिन जब आप कुछ टाइम तक रुकते हो तो वो पानी शांत हो जाता है और उसके बाद अगर आप अपना चेहरा उस पानी में देखते हो तो आप अपने चेहरे को क्लियरली देख पाओगे। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जब मन शांत होता है तो हम खुद को सही तरीके से समझ पाते हैं। तो इसके बाद चलिए हम इस सूत्र के दार्शनिक महत्व को समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सूत्र योग का सार है। ये बताता है कि योग मन का नियंत्रण है, ये मन को शांत करता है, ध्यान लगाने में मदद करता है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन दोनों ही सूत्रों से ये समझ आता है कि योग सिर्फ शरीर का व्यायाम नहीं है, यानी सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि मन को कंट्रोल करने और जीवन में अनुशासन लाने का एक तरीका है, एक मेथड है। इसीलिए जब हम नियम और शांति के साथ योग करते हैं तो हमारा जीवन संतुलित, शांत और सफल बन जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे आते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि सूर्य नमस्कार से आप क्या समझते हैं और इसके कितने स्टेप्स होते हैं करने के। तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य नमस्कार करने के टोटल 12 स्टेप्स होते हैं, 12 चरण होते हैं, और इसके ऊपर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनके 12 चरणों के बारे में बताइए। और इन 12 चरणों को करते टाइम, यानी सूर्य नमस्कार करते टाइम कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके ऊपर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे आते हैं। और कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे आते हैं कि सूर्य नमस्कार के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में भी बताइए। तो किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, हमारा आंसर सेम रहने वाला है, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ।
तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे जिसमें हम बताएंगे कि सूर्य नमस्कार एक पूरा योग अभ्यास है जिसमें टोटल 12 आसन लगातार किए जाते हैं और इसे सही सांस और ध्यान के साथ करने से शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ और संतुलित रहते हैं। तो इसके बाद चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सूर्य नमस्कार के उन 12 चरणों के बारे में, उन 12 स्टेप्स के बारे में। जिसमें तो सूर्य नमस्कार का पहला स्टेप है प्रमाणासन। इसमें हम सीधे खड़े होकर हाथ जोड़ते हैं। ये मन को शांत करता है और हमें अभ्यास करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए रेडी करता है। इसका अगला स्टेप है हस्त उत्तानासन। इसमें हम हाथ ऊपर कर शरीर को पीछे झुकाते हैं। इससे छाती खुलती है और शरीर में खिंचाव आता है जिससे लचीलापन बढ़ता है। तो इसका थर्ड स्टेप है पादहस्तासन। तो इस स्टेप में हम आगे झुककर पैरों को छूते हैं। इससे रीढ़ की हड्डी और पैरों की मांसपेशियां लचीली बनती है और पाचन बेहतर होता है। तो इसका फोर्थ स्टेप है अश्वसंचालनासन। तो इस स्टेप के अंदर एक पैर पीछे और दूसरा आगे रखते हैं। ये आसन संतुलन बढ़ाता है और पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। तो इसका फिफ्थ स्टेप है दंडासन। तो इस स्टेप के अंदर शरीर को सीधी रेखा में रखते हैं एक प्लैंक की तरह और इससे हाथ, कंधे और पेट मजबूत होते हैं। तो इसका सिक्स्थ स्टेप है अष्टांग नमस्कार। तो इस स्टेप के अंदर शरीर के 8 भाग जमीन को छूते हैं और ये शरीर को लचीला बनाता है और कंट्रोल सिखाता है। तो इसका 7वां स्टेप है भुजंगासन। तो इस स्टेप के अंदर छाती को ऊपर उठाकर पीछे खींचते हैं। इससे रीढ़ की हड्डी जो है वो मजबूत होती है और फेफड़े की जो क्षमता है वो भी बढ़ती है। तो इसका 8वां स्टेप है पर्वतासन। तो इस स्टेप के अंदर शरीर को उल्टे वी के आकार में रखते हैं। इससे पूरे शरीर में खिंचाव आता है और रक्त संचार बेहतर होता है। तो इसका 9वां स्टेप है अश्वसंचालनासन। तो अब दूसरा पैर आगे लाते हैं। ये शरीर के संतुलन और समन्वय को, यानी जो कोऑर्डिनेशन है, उसे बेटर करता है। तो इसका 10वां स्टेप है पादहस्तानासन। तो इस स्टेप के अंदर फिर से आप आगे झुकते हैं। ये शरीर की लचक को बनाए रखता है और पेट के अंगों को सक्रिय करता है। तो इसका 11वां स्टेप है हस्त उत्तानासन। तो इसमें दोबारा ऊपर उठकर पीछे झुकते हैं और इससे शरीर में ऊर्जा आती है और सांस लेने की क्षमता बढ़ती है। तो इसका आखिरी यानी 12वां स्टेप है प्रमाणासन। यानी कि लास्ट स्टेप में अंत में हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और ये पूरे अभ्यास को शांत और संतुलित तरीके से समाप्त करता है। सो आई होप अब आपको सूर्य नमस्कार के 12 के 12 स्टेप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड आई होप आप अपने एग्ज़ाम में भी अच्छे तरीके से लिख के आओ और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेट करो। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं सूर्य नमस्कार करते टाइम हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सूर्य नमस्कार करते समय खाली पेट हमें अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अगर आप भरे पेट योग करोगे तो आपको परेशानी हो सकती है। खाली पेट करने से शरीर हल्का रहता है और आसानी से आप कोई भी आसन कर पाओगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गर्भावस्था में सावधानी से इस सूर्य नमस्कार को करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी में ये आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। गर्भाशय में कुछ आसन नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए हमें डॉक्टर की सलाह लेकर ही सूर्य नमस्कार करना चाहिए। मतलब अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो गर्भावस्था में यानी प्रेगनेंसी के टाइम आपको सावधानी से इसको करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे आसन हैं जिससे कि आपके पेट में खिंचाव हो सकता है और परेशानी हो सकती है, इसीलिए गर्भावस्था में इसको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है रीढ़, कमर या घुटने की समस्या। तो इन समस्याओं में तेज या गलत अभ्यास दर्द बढ़ा सकता है, इसीलिए धीरे और सावधानी के साथ ही सूर्य नमस्कार को करना चाहिए अगर आपके रीढ़, कमर या घुटने में दर्द है। तो नेक्स्ट है हृदय रोग या हाई बीपी में सावधानी। तो मैं आपको बता दूं कि जिन भी लोगों को ऐसी बीमारी होती है, इन सभी लोगों को तेज गति से अभ्यास नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से, सुरक्षित तरीके से सूर्य नमस्कार को करना चाहिए। तो नेक्स्ट है सही सांस और तकनीक। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गलत तरीके से करने पर फ़ायदा नहीं मिलता, बल्कि चोट भी लग सकती है, इसीलिए सही मेथड का हमें यूज़ करना चाहिए। पहले हमें सही मेथड को सीखना चाहिए, उसके बाद उसे अप्लाई करना चाहिए। अगर आप गलत तरीके से करोगे तो आपको चोट भी लग सकती है।
इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीमारी या थकान में आपको सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। बीमारी या बहुत थके होने पर शरीर को आराम चाहिए होता है और ऐसे टाइम पर योग करने से और भी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए ध्यान रखना कि बीमारी या थकान होने पर हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है। और इसके अलावा सही स्थान चुनें। मतलब आपको अगर प्रैक्टिस करनी है सूर्य नमस्कार की, तो उसके लिए आपके पास एक अच्छा सा प्लेस होना चाहिए, जगह होनी चाहिए। इसमें साफ, शांत और हवादार जगह पर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि साफ, शांत और हवादार जगह पर अभ्यास करने से ध्यान अच्छा रहता है और सांस लेने में भी आसानी होती है। तो लास्ट है, अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें। ज़्यादा करने से शरीर पर दबाव पड़ सकता है, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना चाहिए, यही सही मेथड होता है। तो अब तक हमने समझ लिया कि सूर्य नमस्कार करते टाइम हमें किन किन सावधानियों को बरतनी चाहिए। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि सूर्य नमस्कार करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उसे समझते हैं। तो इसका पहला फ़ायदा है, पूरा शरीर सक्रिय हो जाता है। मतलब सूर्य नमस्कार करते टाइम शरीर के लगभग सभी अंग एक साथ काम करते हैं। इससे पूरा शरीर संतुलित रूप से फिट और मजबूत बनता है। इसका अगला फ़ायदा है, शक्ति और लचीलापन बढ़ता है। मतलब लगातार झुकने और खींचने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और इसके साथ ही शरीर ज़्यादा लचीला बनता है और चलने फिरने में आसानी होती है। इसका अगला फ़ायदा है, पाचन तंत्र मजबूत बनता है, पाचन तंत्र बेहतर होता है। मतलब सूर्य नमस्कार आसन पेट के अंगों को हल्का दबाव देता है, जिससे पाचन सुधरता है। इससे गैस, कब्ज और अपच जैसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, वो कम होती हैं। इसका अगला फायदा है, तनाव कम होता है। मतलब सही सांस और ध्यान के साथ करने से मन शांत होता है, जिससे चिंता कम होती है और दिमाग रिलैक्स महसूस करता है। इसका अगला फायदा है, वजन नियंत्रित होता है। मतलब सूर्य नमस्कार का अभ्यास शरीर की कैलोरीज जलाने में मदद करता है। मतलब अगर आप सूर्य नमस्कार करते हो तो आप अपने शरीर की काफ़ी सारी जो कैलोरीज होती है उसे बर्न करते हो। और नियमित रूप से करने से, यानी अगर आप रेगुलरली से करोगे तो आपकी जो चर्बी है वो कम हो जाती है, उसका जो आपका वजन है वो संतुलन हो जाता है, यानी आपका जो वेट है वो बैलेंस हो जाता है। इसका अगला फायदा है, हृदय और फेफड़े मजबूत होते हैं। मतलब सांस लेने की प्रक्रिया बेहतर होती है, जिससे फेफड़े मजबूत बनते हैं, दिल की कार्य क्षमता होती है वो बढ़ती है और रक्त संचार भी अच्छा हो जाता है। तो इसका अगला बेनिफिट है, ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मतलब ये शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है और ऊर्जा बढ़ाता है। नियमित अभ्यास से शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। तो इसका अगला बेनिफिट है, एकाग्रता और अनुशासन बढ़ता है। मतलब रोज अभ्यास करने से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। इसके साथ ही नियमितता, यानी अगर आप रेगुलरली इसको करोगे, अपने हैबिट में लाओगे, तो आपका जो जीवन है उसमें अनुशासन बढ़ जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण योग अभ्यास है जो शरीर को स्वस्थ, मजबूत और लचीला बनाता है तथा मन को शांत करता है। इसीलिए इसे रोज करने से जीवन में ऊर्जा, संतुलन और अच्छी सेहत बनी रहती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं चक्र के ऊपर। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा रहा है कि चक्र क्या है और योग में उनकी क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको बताना है। इसका जो आंसर है वो आपको हमारी पीडीएफ के अंदर मिलने वाला है और जो पीडीएफ का लिंक है वो ऑलरेडी मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। तो जाइए वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे आपका एग्ज़ाम खत्म होते हैं उसके बाद आप इस वीडियो पर दोबारा आया कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और हमारे बताए गए क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में एग्जैक्टली देखने को मिले। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम खत्म हो उसके बाद आपको क्या करना है। जैसे आप गेट से बाहर निकलते हो या फिर ट्रैवल करते हो मेट्रो में, रिक्शे में, बस में, ऑटो में, आप क्या कीजिए, इस वीडियो को दोबारा ओपन कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और कितने क्वेश्चन आए एग्जैक्टली जो हमने आपको बताया। क्योंकि आपका ये छोटा सा फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और आपके यही छोटे छोटे फीडबैक हमें आगे की वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और इसके साथ ही अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आप एग्ज़ाम से कितने दिन पहले वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताया कीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस डेट को है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ अपना एग्ज़ाम बताते हैं इस डेट को है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी एग्ज़ाम की डेट शीट कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए विद डेट विद कंप्लीट एग्ज़ाम नेम, जिससे कि हम आपके लिए आगे की वीडियो अच्छे से बना सकें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के इस सब्जेक्ट के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करते हो, सबसे ऊपर यहाँ पर आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम और उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। मैंने अपने नोट्स में आपको हमारी वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया है, जिससे कि अगर आपको नोट्स के अंदर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो आप वीडियो को भी ओपन करके देख सकते हो और उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हो। इसके साथ ही हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारे यूट्यूब चैनल का होम पेज का लिंक, जिससे कि आने वाली पुरानी सारी की सारी वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके साथ ही हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, जिससे कि एसओएल से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया है आपके लिए लेटेस्ट सिलेबस, जो कि आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है। और इसके बाद हमने आपको प्रोवाइड किया है क्वेश्चन पेपर, जिससे कि आपको ये नॉलेज हो सके कि कितने नंबर का पेपर आता है, हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है और हमें कितने टाइम में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना होता है और हमें किस लैंग्वेज में अपने आंसर्स को लिखना होता है। और इसके बाद आप देख सकते हो यूनिट बाय यूनिट हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस पीडीएफ के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ है इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं अभी तक आपके एग्जाम में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हर एक ईयर में अलग अलग तरीके से, वो सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आपको इस पीडीएफ के अंदर मिलने वाले हैं। और इसके जो आंसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हैं। अगर आप इन आंसर्स को अपने एग्जाम में लिख के आते हो तो आप डेफिनेटली अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो यहाँ पर होती है पीडीएफ खत्म। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे अपने दो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।